क्योंकि लैक ऑफ पर्पस क्रिएट्स क्योस इन लाइफ। रॉय तो कितने भी लोग हों, इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपको स्वामी विवेकानंद का इम्पैक्ट दिखता है। हम गांधीयन थॉट को मानते हैं, हम नेहरूवियन थॉट को मानते हैं, हम अम्बेडकराइट्स हैं। क्या मेरा जो विश्वास है वो इस युवा पीढ़ी पे है, वो कितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी, किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं, उनको वो समाप्त कर पाएगा। जेएनयू के जो डिस्कशंस हैं वो मूलभूत जो विचारक रहे उनका क्या कॉन्सेप्ट था उससे जद्दोजहद करने का है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्राउड बिल्कुल अलग, उसमें जो आइडियोलॉजिकल डिबेट्स हैं वो बड़े अलग प्रकार के। नमस्कार, मैं हूं देव और आप देख रहे हैं एन भारत का खास शो द देव शो। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कहा जाए आप युवाओं में बहुत ज़्यादा चर्चित हैं, आपका कहा जाए कि एक अलग ही युवाओं में फैन फॉलोइंग है। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए मौजूद हैं निखिल यादव जी मौजूद हैं। आप निखिल यादव जी जो कहा जाए कि विवेकानंद केंद्र के उत्तर प्रांत के प्रमुख हैं, प्रचारक हैं। आप एक कहा जाए कि यूथ के अंदर एक ऐसी हस्ती हैं जो स्वामी विवेकानंद को जब कोई देखता है तो वो आज के दौर में कहा जाए कि निखिल जी के अंदर देखने को मिलता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है निखिल जी। मैं सीधे आपसे बात करना चाहूँगा कि स्वामी विवेकानंद जी की ऐसी कौन सी चीज़ें थी जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा आकर्षित किया, कहा जाए कि बहुत ज़्यादा प्रभावित किया? स्वामी विवेकानंद की लाइफ का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अगर एक व्यक्ति में हम देखते हैं तो वो सुभाष चंद्र बोस में है। सुभाष चंद्र बोस जब इंडियन नेशनल आर्मी का ध्वज उठाते हैं तो कहते हैं क्या, और इंडियन नेशनल आर्मी का ये गीत है कि कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे मिटाए जा। तो ये शब्द बड़े क्लोज हैं लाइफ के, क्या ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे मिटाए जा। तो ये एक ड्रैग करता है। स्वामी विवेकानंद जिसका मनसा वाचा और कर्म, मतलब जिसके मन में है, जिसके विचार में है और जो कर्म है वो एक थे। उनके लाइफ और उनका विचार दोनों अद्भुत था। बोलना बड़ा आसान है, करना थोड़ा कठिन हो जाता है। विवेकानंद जी की लाइफ और उनके शब्द दोनों मैच करते हैं तो वो एक हम देख सकते हैं कि एक इंस्पिरेशन के तौर पर हमारे सामने चट्टान की तरह खड़े हो जाते हैं। आज के दौर में कहा जाए, आपने जो बुक लिखी है अमृत काल में स्वामी विवेकानंद की प्रासंगिकता, इस किताब का कितना महत्व है और ऐसी कौन सी चीज़ें थी कि जो आपको इस किताब को लिखने की नौबत आई? राष्ट्र ने 75 वर्ष में बहुत कुछ पाया है इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, इकोनॉमिक्स, डिफेंस, और बहुत कुछ पाना है। इसलिए जो आने वाले 25 वर्ष हैं उसको अमृत काल का नाम दिया गया है। राष्ट्र ने अभी अपनी 75वीं वर्षगांठ मनाई है आज़ादी की। उसकी नींव रखने का काम स्वामी विवेकानंद ने किया था। 1757 और 1764 फर्स्ट द बैटल ऑफ प्लेसी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद द ब्रिटिशर्स अपना आधिपत्य भारत में जमा चुके थे। उसके बाद उनको पहली बार एक झटका लगा 1857, जिसको वीर दामोदर सावरकर एक पुस्तक के रूप में लेके आते हैं, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके 6 वर्ष बाद स्वामी विवेकानंद का जन्म होता है और उसके बाद कितने भी स्टॉलवर्ड्स रहे जिन्होंने इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में कंट्रीब्यूट किया, उनके पीछे स्वामी विवेकानंद चट्टान की तरह खड़े थे। अब पहला नाम लें तो सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस की 2 विशेष पुस्तकें हैं। पहली एन इंडियन पिलग्रिम एंड अनफिनिश्ड ऑटोबायोग्राफी, दूसरी द स्ट्रगल ऑफ इंडिया। उसमें सुभाष चंद्र बोस जी लिखते हैं क्या, स्वामी विवेकानंद ने भारतीय नव संतति के अंदर अपने अतीत के प्रति गर्व, अपने भविष्य के प्रति विश्वास, अपने स्वयं में आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और आत्मगौरव की भावना जागृत करी। That Swami Vivekananda tried to infuse into the new generation a sense of pride in India's past, a faith in India's future, and a spirit of self-confidence, self-respect and self-dignity. और वो कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद was the spiritual father of the modern nationalist movement. और सुभाष बाबू ये भी कहते हैं कि अगर क्या मैंने भारत को प्रेम करना सीखा स्वामी विवेकानंद को पढ़कर, और स्वामी विवेकानंद को मैंने जाना भगिनी निवेदिता के पत्रों से, और अगर आज स्वामी विवेकानंद जीवित होते तो मैं सब कुछ छोड़कर उनके चरणों पे होता। तो चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, स्वाधीन भारत के आप पहले प्रथम प्रधानमंत्री को लेते हैं पंडित नेहरू। पंडित नेहरू की 2 विशेष पुस्तकें हैं, पहली द ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री और दूसरी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उसमें पंडित नेहरू लिखते हैं कि स्वामी विवेकानंदा's फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म इज अ हिंदू नेशनलिज्म। इट इज नॉट एंटी एनीवन, it is not anti-Muslim, it is not a narrow nationalism. Swami Vivekananda came as a tonic
टू द डिप्रेस्ड एंड द डिमोरलाइज्ड इंडियन माइंड, द हिंदू माइंड। क्या स्वामी विवेकानंद का राष्ट्रवाद कोई संकुचित राष्ट्रवाद नहीं है, वो किसी के विरुद्ध राष्ट्रवाद नहीं है, और स्वामी विवेकानंद एक टॉनिक के तौर पर आए। पंडित नेहरू के एक पर्सनल सेक्रेटरी हैं वो मथाए, उनकी एक पुस्तक है कि रेनेसेंस ऑफ नेहरू एज, उसमें जब बाबा साहब अम्बेडकर के साथ वो संवाद कर रहे होते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं, बोलते हैं उनको, द ग्रेटेस्ट इंडियन प्रोड्यूस्ड इन द लास्ट फ्यू सेंचुरीज इज विवेकानंद नॉट गांधी। क्या पिछली शताब्दियों में जन्मे अगर सबसे महान कोई व्यक्तित्व है तो वो गांधी नहीं है, विवेकानंद है। और फिर महात्मा गांधी की लाइफ में भी हम देखते हैं कि अद्भुत प्रभाव था उनका 1921 में रामकृष्ण मिशन में दिया हुआ वो भाषण, जहां गांधी कहते हैं कि मैं भारत से स्नेह पहले से ही करता था, लेकिन स्वामी विवेकानंद का साहित्य पढ़कर मेरा भारत से स्नेह हजारों गुना और बढ़ गया। तो उस समय के जितने भी, मैंने कुछ का नाम लिया, उसके बाद चाहे चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य हों, चाहे बाल गंगाधर तिलक हों, एक एक व्यक्ति जो उस समय स्वाधीनता आंदोलन में उतरा हुआ था, उसके पीछे चट्टान की तरह स्वामी विवेकानंद खड़े थे। अब राष्ट्र ने 75 वर्ष में बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ खोया भी है, तो आने वाले 25 वर्षों में ऐसा कौन व्यक्तित्व हो जिसकी मनसा वाचा कर्म एक हो, तो उसमें एक चट्टान की तरह हमें दिखते हैं स्वामी विवेकानंद। इसलिए यह पुस्तक लिखने का काम मैंने किया। पुस्तक की बात हो रही है, पुस्तक में कहा जाए कि मोदी जी का भी जिक्र हुआ, जो कि आज देश दुनिया में हर जगह जिक्र हो जाता है, तो उसके बारे में अगर थोड़ा बताएं दर्शकों को। स्वाभाविक है, प्रधानमंत्री जी का जो परिचय है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से शुरू से रहा है, वो उसके पूर्णकालीन रहे हैं, प्रचारक रहे हैं। एक चैनल को दिए हुए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री जी बताते हैं कि जब वो 13-14 वर्ष के थे तब उनका पहली बार स्वामी विवेकानंद से परिचय हुआ था। स्वामी विवेकानंद के कुछ कोटेशंस, कुछ उनके श्लोक, उनके दिए हुए कुछ व्याख्यान वो पढ़ने लगे, और वहीं से उनके जीवन में स्वामी विवेकानंद का परिचय शुरू हुआ। और उसके बाद जब हम देखते हैं कि जब वो मुख्यमंत्री बने गुजरात के, तो वहाँ पर भी विवेकानंद युवा संदेश यात्रा वहाँ पर शुरू होती है। और रामकृष्ण मिशन जो स्वामी विवेकानंद ने स्वयं स्थापित किया था 1897 में बेलूर मठ में, उसका हेडक्वार्टर है, देश दुनिया में उसके ब्रांचेज हैं, उसके वो डिसाइपल भी हैं प्रधानमंत्री जी। और उनकी लाइफ में अद्भुत प्रभाव हमें स्वामी विवेकानंद का दिखता है। वो अपनी बहुत सारी स्पीचेज में, जो कि अलग अलग विषय पे है, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप पे हो या अलग विषय पे रहे, वहाँ पर भी वो प्रधानमंत्री को रेगुलर कोट करते हैं। स्वामी विवेकानंद के कमरे में जाकर वो साधना कर चुके हैं, तो एक अच्छा इम्पैक्ट उनकी लाइफ में दिखता है। और स्वामी विवेकानंद जिस प्रकार के काम भारत में चाह रहे थे, सांस्कृतिक उत्थान का काम जो चाह रहे थे, उसमें अगर हम देखते हैं क्या, एक हमको सुभाष बाबू दिखते हैं, फिर हमको नरेंद्र मोदी जी दिखते हैं। कहा जाए आपका जुड़ाव जो है दिल्ली विश्वविद्यालय से भी है, कहा जाए जेएनयू से भी है, आप पीएचडी कर रहे हैं। ऐसे में अगर कहा जाए कि मैं दोनों विद्यालयों की अगर बात करूं तो स्वामी जी कहाँ दिखते हैं आपको? स्वाभाविक है, एक तो फिजिकल फॉर्म में दिख रहे हैं दोनों कैंपसेस में जी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो बहुत पहले से हैं, आर्ट्स फैकल्टी जी के बीचों बीच एक युवा सन्यासी का एक चित्र है, जो वे हैं विवेकानंद जी। और पिछले कुछ वर्षों में 2-3 वर्ष पहले ही जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भी स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा स्थापित हुई है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों को शायद इसके बारे में जानकारी होगी, क्योंकि जेएनयू जो है अपने अलग अलग बातों और विवादों को लेकर हमेशा चर्चा में रहा है, तो ये मुझे लगता है कि शायद जानने का विषय है। ऐसा है, जेएनयू में बहुत सारे विद्यार्थी हैं, उसी में से एक विद्यार्थी मैं भी हूँ जी। 8,000 विद्यार्थियों में से 3-4 हज़ार विद्यार्थी ऐसे हैं जो लाइब्रेरी और रीडिंग रूम्स में फोकस करते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्लासेस में फोकस करते हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो हुड़दंगबाजी हंगामे में फोकस करते हैं। तो आप भी उसमें से किसी पे भी फोकस कर सकते हैं। जेएनयू अपनी प्रेस्टीज के लिए जाना जाता है, अपनी रिसर्च के लिए जाना जाता है, अपने पेटेंट्स के लिए जाना जाता है, अपनी पब्लिकेशन के लिए जाना जाता है, लेकिन कुछ अन्य चीज़ें भी होती हैं। स्वामी विवेकानंद, अगर इन दोनों कैंपसेस की आप बात करें तो जो आप लाइफ का टर्निंग पॉइंट देखते हैं, क्या 13, 14, 15, 17 से लेके 30 तक एक मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एक चेंजेस आते हैं बॉडी में, माइंड में, लाइफ में, सोसाइटल चेंजेस आते हैं। उससे जद्दोजहद करने के समय स्वामी विवेकानंद की टीचिंग्स स्वाभाविकता हमारे काम आ जाती हैं। ये स्वामी विवेकानंद का एक बड़ा अच्छा विचार है, ही सेज कि टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ। टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ। Think of it, dream of it, live on that idea. Let your brain, nerves, muscles, every part of your body be full of that idea.
and just leave every other idea alone. This is the way to success. This is the way great spiritual giants are produced. कि एक विचार को पकड़ो, अपने मन मस्तिष्क, अपने हृदय में, अपनी मांसपेशियों में उसको संभालो और बाकी सारे विचारों को छोड़ दो, क्योंकि लैक ऑफ पर्पस क्रिएट्स क्योस इन लाइफ. द फाउंडर ऑफ विवेकानंद केंद्र, जिस संस्था से मैं आता हूँ, he says a person is reborn when he knows the mission of his life, the very purpose of his life. तो स्वामी विवेकानंद के ऐसे विचार बड़े मतलब एक ट्रिगर कर देते हैं, हमें एक टॉनिक के तौर पर काम आते हैं. दोनों कैंपसेस की अगर मैं बात करूं तो दोनों जगह जो है हमें देखने को मिलता है जो आइडियोलॉजिकल डिबेट्स चलते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? आइडियोलॉजिकल डिबेट्स बड़ी विशेष होती हैं. एक तो दिल्ली यूनिवर्सिटी एक बिल्कुल अलग क्राउड है. दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो अंडर ग्रेजुएट्स हैं और 12वीं के अपने एग्जाम दे के CUT करके अभी आए हैं. और एक बड़ा तबका, दिल्ली यूनिवर्सिटी मतलब 80-90 कॉलेजेस, एक अगर इवनिंग मॉर्निंग कॉलेज मिला लो तो 8-9 हज़ार बच्चा हो जाएगा. और JNU में टोटल ही 8-9 हज़ार बच्चा है और वो सारा हायर एजुकेशन रिसर्च पर्पस के लिए है. तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्राउड बिल्कुल अलग. उसमें जो आइडियोलॉजिकल डिबेट्स हैं वो बड़े अलग प्रकार की हैं कि अभी डे टू डे लाइफ में क्या चल रहा है उसके ऊपर काउंटर करना. JNU के जो डिस्कशंस हैं वो मूलभूत जो विचारक रहे उनका क्या कॉन्सेप्ट था उससे जद्दोजहद करने का है. लेकिन फिर उनके बीच में स्वामी विवेकानंद रहते हैं. एक ब्रिज है स्वामी विवेकानंद जो उन सारी विचारधाराओं में एक ब्रिज का काम, एक पुल का काम करते हैं. क्योंकि जैसे मैंने कुछ स्टॉलवर्ड्स का नाम अभी आपको बताया, चाहे वो पंडित नेहरू हों, चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर हों, चाहे वो गांधी हों, चाहे वो चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य हों, चाहे MN रॉय हों, तो कितने भी लोग हों, इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपको स्वामी विवेकानंद का इम्पैक्ट दिखता है. तो कम से कम उनके जो अनुयायी हैं, जो खुल के आते हैं कैंपसेस में, बात करते हैं कि हम गांधीयन थॉट को मानते हैं, हम नेहरूवियन थॉट को मानते हैं, हम अम्बेडकराइट्स हैं, तो कम से कम वो अगर अपने फोर फादर्स के ही अगर थॉट्स को पढ़ेंगे और स्वामी विवेकानंद की टीचिंग्स को उसमें लेंगे, तो ये जो आइडियोलॉजिकली जो कई बार चर्चाएं कई बार वायलेंस में जो तब्दील हो जाता है वो नहीं होगा. तो इसलिए स्वामी विवेकानंद एक ब्रिज के तौर पर काम करते हैं. एक पुस्तक का मैं नाम बताऊंगा आपको. एक पुस्तक है, क्या एक लेखक हैं हंसराज राहबर. हंसराज राहबर एक मार्क्सिस्ट राइटर हैं, बड़े नॉन मार्क्सिस्ट राइटर हैं. उन्होंने पहले एक पुस्तक लिखी क्या गांधी बेनकाब, उन्होंने दूसरी पुस्तक लिखी क्या नेहरू बेनकाब. तो वो तीसरी पुस्तक लिखने लगे और वो स्वामी विवेकानंद पे थी, तो सबको लगा कि अब लिखेंगे क्या विवेकानंद बेनकाब. फिर वो लिखते हैं कि योद्धा सन्यासी स्वामी विवेकानंद. ही इज अ मार्क्सिस्ट राइटर. और वो अपने प्रीफेस में लिखते हैं क्या हमने मतलब मार्क्सिस्ट ने, कम्युनिस्ट ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी कि स्वामी विवेकानंद के एक भगवा कपड़ा देखते हुए हमने उनको एक मेयर रिलीजियस लीडर के तौर पर ही उनको सिर्फ छोड़ दिया और उनका जो एक नॉलेज सिस्टम का जो ट्रेजर है जो वो हमने खो दिया. तो वो इम्पैक्ट हम देख सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद एक ब्रिज के तौर पर काम कर सकते हैं कैंपसेस में. इवन स्वामी विवेकानंद के 150th बर्थ सेंटिनरी पर, 150वें जन्मदिन पर जो 1 वर्ष का पूरा कार्यक्रम उस समय भारत सरकार ने मनाया गया, उसमें विज्ञान भवन में मनमोहन सिंह भाषण देते हुए बोलते हैं क्या तुम किसी भी पंथ से हो, तुम किसी भी धर्म से हो, तुम कुछ भी मानते हो, लेकिन तुम स्वामी विवेकानंद को पढ़ो. उनके टीचिंग्स खासकर 21वीं शताब्दी में दिन ब दिन उनका रिलेवेंस बढ़ रहा है. तो वो इम्पैक्ट हम स्वामी विवेकानंद का देखते हैं हर एक व्यक्ति के ऊपर. दूसरी चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका जो कहा जाए कि जीवन की जो मैं शुरुआत की अगर मैं बात करता हूँ, शुरुआती दौर की बात करता हूँ, विवेकानंद केंद्र से आपका जो जुड़ाव है वो किस तरीके से हुआ और जो युवा हमें देख रहे हैं या सुन रहे हैं वो किस तरीके से जुड़ सकते हैं विवेकानंद केंद्र से? विवेकानंद केंद्र एक स्पिरिचुअल मूवमेंट है जिसको एक आध्यात्मिक प्रेरित सेवा संगठन. मेरा परिचय विवेकानंद केंद्र से बाल्यकाल से ही है जी. और खासकर मेरे पास पिछले 8 वर्ष से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी शुरुआती कालखंड में 2016-17 में इसका दायित्व रहा और 2018 से मेरे पास जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली, इन चारों प्रांतों का मेरे पास कार्य आया. तो जो स्वामी विवेकानंद का काम था क्या मनुष्य निर्माण, राष्ट्र का पुनरुत्थान, मैन मेकिंग नेशन बिल्डिंग, वही हमारा मेन काम है कि व्यक्ति का स्पिरिचुअल, मेंटल, इमोशनल, होलिस्टिक ग्रोथ हो. स्वामी विवेकानंद कहते हैं एजुकेशन इज नॉट द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू गैदर इनटू योर ब्रेन दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड थ्रू आउट योर लाइफ.
इट शुड बी मैन मेकिंग, नेशन बिल्डिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग, एसिमिलेशन ऑफ आइडियाज। तो वो जो एसिमिलेशन ऑफ आइडियाज हैं उस पर काम करना, जो स्वामी विवेकानंद मैन मेकिंग की जो बात कर रहे थे कि मनुष्य का निर्माण हो, क्योंकि फिजिकली उसका पूर्ण निर्माण हो गया, कितना ग्रो करेगा, मेंटली उसका वो हो गया, लेकिन वो सही मायने में मनुष्य बने, तो उसके ऊपर काम करना, वो शिक्षा के थ्रू, अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू वो कैंपस में लेके आना। इसलिए हमने एक कार्यक्रम भी डिज़ाइन किया कि युवा भारत अपने आप को जानो, इफ़ यू नो योर सेल्फ यू नो एवरीथिंग। स्वामी विवेकानंद कहते हैं यंग इंडिया नो दाई सेल्फ, द मोमेंट यू नो योर सेल्फ यू नो एवरीथिंग। तो इस पे काम करना। बात विवेकानंद केंद्र की हो रही है, बात स्वामी विवेकानंद जी की हो रही है। मैं ऐसे में आपसे ये जानना और समझना चाहूँगा कि आज का जो यूथ है, आज के जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए कितना ज़रूरी है स्वामी जी के बारे में जानना, समझना, पढ़ना, उनके पद चिन्हों पे चलना कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? ऐसा तो स्वाभाविक नहीं कहूँगा कि किसी को पढ़ना बहुत ज़रूरी होना चाहिए जी, क्योंकि बात अभी जो जिस तरीके से चल रही थी, एंग्जाइटी की अगर हम बात करें, डिप्रेशन की हम बात करें, मैंने देखा है कि स्वामी जी की जो किताबें हैं कहा जाए, या उनकी जो प्रीचिंग्स हैं, उनके माध्यम से बहुत कुछ बदलाव हमें देखने को मिली हैं। चाहे हम बात करें शिकागो की बात करें, शिकागो में जिस तरीके से वो बोलते हैं, और कहा जाए एक पूरी तरीके से इंडियन आइडियोलॉजी की जो एक तरीके से लहर हमें विश्व में देखने को मिली, तो उसका अगर जिक्र हो जाए तो। बड़ा अच्छा शब्द यूज़ किया आपने, इंडियन आइडियोलॉजी। जी, दिनकर लिखते हैं अपनी पुस्तक में, है ना, उनकी संस्कृति के 4 अध्याय, उसमें दिनकर लिखते हैं, राष्ट्रकवि उनको कहते हैं दिनकर को। दिनकर लिखते हैं क्या स्वामी विवेकानंद का जो 3.5 वर्ष का पश्चिम का पहला प्रथम प्रवास रहा, शायद ही कभी भारत का उससे ज़्यादा कभी प्रचार हुआ होगा। तो वो इम्पैक्ट हम लोग देखते हैं स्वामी विवेकानंद का। मैंने वो कहा ना कि मतलब किसी को पढ़ें वो एक अलग बात है, लेकिन कम से कम स्वामी विवेकानंद का ये मुख्य विचार कि तुम अपने आप को जान लो, द मोमेंट यू नो योरसेल्फ नो यू एवरीथिंग। तो उसके ऊपर अगर युवा फोकस कर ले तो बहुत अच्छा है। स्वामी विवेकानंद का कोर विषय, क्या तुम एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जियो। जैसे मैंने कहा, लैक ऑफ पर्पस क्रिएट्स क्योस इन लाइफ। द मोमेंट यू नो द मिशन ऑफ योर लाइफ, द पर्पस ऑफ योर लाइफ, अब एकदम से व्यक्ति का पुनः जन्म होता है। और फिर स्वामी विवेकानंद का वो मुख्य विचार जो स्वामी विवेकानंद कहते हैं, स्वामी विवेकानंद बहुत सारा काम है, कौन करेगा। तो फिर स्वामी जी कहते हैं माई फेथ इज इन द यंगर जनरेशन, द मॉडर्न जनरेशन, आउट ऑफ देम विल कम माई वर्कर्स एंड दे विल सॉल्व द होल प्रॉब्लम लाइक लायंस। क्या मेरा जो विश्वास है वो इस युवा पीढ़ी पे है, वो कितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी, किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं, उनको वो समाप्त कर पाएगा। और फिर उनका वो वाक्य जो कहते हैं कि 100,000 men and women fired with the zeal of holiness, fortified with an eternal faith in the Lord, nursed to the lion's courage, for their sympathy for the poor, the fallen and the downtrodden, will go over the length and the breadth of the land, preaching the gospel of salvation, the gospel of help, the gospel of social rising up, the gospel of equality। क्या हजारों लाखों ऐसे नर नारी जो भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए, गरीबों के लिए, सद्भावना के लिए, इक्वालिटी के लिए गांव गांव घर घर जाएंगे और काम कर पाएंगे। तो वो सेवा का भाव और जीवन में उद्देश्य हो। तो ये दोनों लक्ष्य स्वामी विवेकानंद स्वयं कहते हैं क्या भारत का आदर्श है सेवा और त्याग। तो इन दोनों विषय को युवाओं के जीवन में डालने का काम अगर कोई टीचिंग्स कर सकती हैं तो वो स्वामी विवेकानंद की टीचिंग्स हम लोग कह सकते हैं। आज जिस तरीके से कहा जाए कि पूरे देश में कहा जाए एक वेस्टर्न कल्चर की एक लहर सी देखने को मिलती है। हमने वो दौर देखा कि भाई स्वामी जी जाते हैं और स्वामी जी का डंका जो है पूरी दुनिया में बाजता है। आज वो चीज़ें विपरीत हमें देखने को मिलती हैं कि हम जो है कहा जाए कि हमारा जो यूथ जो है पूरी तरीके से वेस्टर्नाइज होने पे जो जा रहा है, उस पर आप क्या कहते हैं? ऐसा नहीं है, क्या यूथ पूरा वेस्टर्नाइज हो रहा है? जी, हमें बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग सा लगता है वो सारी चीज़ें, या अट्रैक्ट करती हैं लोगों को। मैं आपको एक काउंटर क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, क्या कुछ सालों पहले कितने सारे युवाओं को महिषासुर मर्दिनी कंठस्थ थी? आज आप YouTube खोल के देखिए, आपको लाइन्स ऑफ महिषासुर मर्दिनी के आपको शिव जी के स्तोत्रम आपको दिख जाएंगे। तो हम ऐसे नहीं कह सकते। हाँ, स्वाभाविक है, चीजें एक रैपिड फोर्स की तरह आ रही हैं। स्वामी विवेकानंद की लाइफ के सामने 3 चैलेंज थी। पहला चैलेंज पश्चिम से आया हुआ बवंडर, जो साम्राज्यवाद का बाउंडर था, जो कह रहा था मैं श्रेष्ठ हूं, और वो अपनी श्रेष्ठता के साथ साथ ये भी कहता है कि बाकी जो चीजें हैं वो कमजोर हैं। वो अपने आप को श्रेष्ठ बताएगा, फिर आपको गलत भी बताएगा। क्या मेरा पहनावा अच्छा है, आपका पहनावा गलत है। मेरा खानपान अच्छा है, आपका खानपान गलत है। मेरी सोच अच्छी है, आपकी सोच गलत है। मेरा जो लाइफस्टाइल है वो अच्छा है, आपका लाइफस्टाइल गलत है। तो वो भूचाल भी स्वामी विवेकानंद ने सहा। दूसरा, जो भारतीय युवाओं के अंदर अपने कल्चर, सिविलाइजेशन
के प्रति जो एक नकारात्मक भाव जागृत हो गया था, क्या इसमें सच्ची में कोई दम है या नहीं है, जो वेस्ट कह रहा है कुछ भी दम नहीं है, उसको बना के रखना और फिर पश्चिम की छाती पर चढ़कर बताना कि भारत के पास भी एक संदेश है। और यही कुछ चैलेंजेस पिछले कुछ वर्षों में भारत के सामने भी थे, लेकिन पिछले कम से कम मैं बता सकता हूं कि 8-10 साल में ये पूरा नैरेटिव बहुत बड़े स्तर तक खत्म हुआ है। अब इंडियंस भी, जब भारतीय लोग भी जब पश्चिम में जाते हैं, तो जो खासकर जो रिसर्चर और साइंटिस्ट से मेरा संवाद हुआ है, वो कहते हैं कि स्थिति बहुत बदली है। हम भारत से आते हैं, अब हम लोग खुशी से, बड़े हृदय से, बड़ा छाती तान के बता सकते हैं। अब भारतीय होना कोई एक नेगेटिव पॉइंट नहीं रहा, बल्कि एक गर्व की बात हो गई है। बात बुक की करते हैं हम। मैं जानना चाहूँगा कि आपकी जो बुक है ये युवाओं को क्यों पढ़नी चाहिए? बुक में ऐसा क्या मिलेगा युवाओं को? जैसे मैंने आपको कहा कि आने वाले 25 वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसको हम लोग अमृत काल कह रहे हैं। 100 इयर्स भारत को पूर्ण होंगे। 100 वर्ष एक राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये आने वाले 25 वर्ष आखिरी वर्ष हैं जो हमें 100 वर्ष तक लेके जाएंगे। और उन 25 वर्षों में हम कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहे हों जिसके चिंतन में भारत हो, हृदय में भारत हो और कर्म में भारत हो, और वो एक ही व्यक्ति में दिखेगा, वे हैं स्वामी विवेकानंद। तो इसलिए स्वामी विवेकानंद के चिंतन को हमको समझना पड़ेगा कि हमारी लाइफ में भी ऑब्स्टेकल्स हैं, उनकी लाइफ में भी ऑब्स्टेकल्स हैं। वो भी एक युवा थे, हम भी एक युवा हैं। वो भी प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़ते थे, हम भी किसी कॉलेज में पढ़ते हैं। वो भी वेस्टर्न लॉजिक और इंडियन लॉजिक को पढ़ रहे थे, वो भी वेस्टर्न फिलॉसफी और इंडियन फिलॉसफी को पढ़ रहे थे, वो भी वेस्टर्न साइंस और इंडियन साइंस को पढ़ रहे थे, ज्ञाता थे, जिम्नेजियम में जाते थे, वेस्टर्न स्कॉलर्स को पढ़ते थे जिसमें ह्यूम हो, कांत हो, डार्विन हो, रेशनल थिंकिंग थी। लेकिन ये सारा विचार होते हुए भी उनके हृदय में भारत था। तो हमको इंडिविजुअल एक्सीलेंस के साथ साथ कैसे हम अपने हृदय में भारत को रख सकते हैं, इसलिए ये पुस्तक बहुत जरूरी है। स्वामी विवेकानंद को जानना बहुत जरूरी। कहा जाए कि इसमें पूरी तरीके से कंपाइलेशन हमें देखने को मिलता है। हर विषय पर आपने बहुत डीप तरीके से इसमें बात की गई है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर मैं आपसे कम शब्दों में अगर मैं पूछूं कि युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक बड़ी पीयूष मिश्रा जी की बड़ी अच्छी लाइन है क्या, तो जिस गति से है चला तो उस गति को पाएगा, तो फूल सूंघता रहा तो किस गति समाएगा। सर पे जिसके तेज और हाथ धनुष बाण हो, वीर उसको बोलते वो बूढ़ा हो जवान हो। रण में जाके हो खड़ा तो चक्रव्यूह तोड़ दे, रे मौत को भी मात दे, रे जिंदगी मरोड़ दे। तो वो जो चक्रव्यूह है जो आसपास हमारे हो जाता है, उसको तोड़ने का समय है, चाहे वो किसी प्रकार का भी चक्रव्यूह हो। और फिर स्वामी विवेकानंद के वो विचार जब वो कहते हैं क्या हमारे सामने कितने भी चैलेंजेस हों, उसको समाप्त करने के लिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट मेक्स यू फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली वीक, रिजेक्ट इट एज पॉइजन। इट कैनॉट बी ट्रू। ट्रुथ इज स्ट्रेंथनिंग, ट्रुथ मस्ट बी स्ट्रेंथनिंग, ट्रुथ मस्ट बी एनवगरेटिंग, ट्रुथ मस्ट बी एनलाइटनिंग। क्या शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक तौर पर एक युवा लाइफ में जो भी चीज़ हमको खत्म कर रही है, चाहे वो कोई एटमॉस्फेयर हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई गैजेट हो, उसको हमें विष के तरीके से उसको समाप्त करना पड़ेगा। इसको हमें समझना पड़ेगा। और स्वामी विवेकानंद को वो विचार जो स्वामी विवेकानंद कहते हैं, आई डू नॉट सी इन टू द फ्यूचर, नॉट डू आई केयर टू सी, बट वन विजन आई सी क्लियर एज लाई बिफोर मी, that the ancient mother has awakened once more, sitting on her throne, rejuvenated, more glorious than ever. Proclaim her to the world with the voice of peace and benediction. कि ये भारत माता पुनः जगत जननी बनने वाली है। हमको तय करना है कि हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जिस भी फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं। और फिर स्वामी जी के वो विचार क्या, दे अलोन लिव हु लिव फॉर अदर्स, रेस्ट आर मोर डेड देन अलाइव। क्या वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, बाकी तो मृत्यु के समान है। ये विचार कहीं ना कहीं हमारे हृदय में रहे तो हम स्वामी विवेकानंद के जो स्वप्न था उनका भारत का, उसके जैसे गिलहरी वाला प्रयास हम कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया निखिल जी इतना कीमती समय देने के लिए। हम ऐसे ही देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एन भारत।